नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है राजेंद्र पांडे जी के द्वारा लिखी कहानी अपराध। उस समय पड़ोस में रहने वाला मामू मुझसे 5 साल बड़ा था और मैं कुल 12 वर्ष की थी। लेकिन जब भी वह मेरे सामने आता तो वह भी बच्चा ही बन जाता। मेरी माँ अक्सर ही मुझे ढके शब्दों में कहती, देखो बेटी, मामू तुझसे बड़ा है और बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे नहीं खेलते। लेकिन मैं माँ के गूढ़ शब्दों का अर्थ भला कैसे समझती। जब तक माँ की बातें मुझे याद रहती मैं मामू के साथ नहीं खेलती, और जब माँ की बातें दिमाग से उतर जाती तो फिर उसके साथ खेलने लगती। मामू हमारे पड़ोस में रहने वाला मीना आंटी का लड़का था तथा मीना आंटी माँ की सहेली थी। मामू को जब भी पता चलता कि मैं फला खिलौना पसंद करती हूँ तो वह फौरन ही वही खिलौना लेकर मेरे पास आ जाता और मुझे खेलने के लिए दे देता। मगर माँ वह खिलौना मुझसे छीनकर पुनः मामू को दे देती। मैं माँ पर नाराज हो जाती और घंटों उनसे बात नहीं करती। एक दिन मामू मेरे लिए मिट्टी का बंदर लेकर आया, क्योंकि बंदर मेरा सबसे प्रिय खिलौना था। तभी माँ भी वहाँ आई और मेरा हाथ पकड़कर अंदर के कमरे में खींच कर ले गई। मैं माँ पर बिगड़ती हुई बोली, ये क्या माँ, तुम मामू को तो कुछ कहती नहीं, सिर्फ मुझे ही डांटती रहती हो। मामू कितना अच्छा है, वह मुझे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देता है। मैं उसके हाथ खेलूंगी, क्या करोगी? खेलेगी? यह कहते हुए माँ ने मेरे गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। वह तुझसे बड़ा है, कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ। और फिर तू एक लड़की है, लड़कियां लड़कों के साथ नहीं खेलती। क्यों नहीं खेलती? मामू की माँ तो कभी उससे यह नहीं कहती कि लड़के लड़कियों के साथ नहीं खेलते। एक तुम ही हो जो ऐसा कहती हो। मेरे यह कहते कहते माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और मुझे समझाने लगी, लड़का लड़की में यही तो अंतर है मेरी बच्ची। लड़के की मां निश्चिंत रहती है, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, इसकी उसे चिंता नहीं रहती। लड़कियां खीरा होती हैं और लड़के छुरी। खीरा छुरी पर गिरे या छुरी खीरे पर, कटना तो खीरे को ही होता है मेरी बच्ची। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि इससे उनकी और शान बढ़ जाती है। फिर माँ मुझे न जाने क्या क्या समझाकर अपने काम में लग गई, लेकिन मैं उस समय खीरा छुरी का अर्थ नहीं समझ सकी। इतने में मीना आंटी आई और माँ को लेकर बाजार चली गईं। अब मैं घर में अकेली थी। तभी मामू मिट्टी का बंदर हाथ में लिए मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया। मामू मुझसे बड़ा था, इसलिए मुझसे अधिक समझदार भी था। वो मेरे पास आकर बोला, मीनू, तुम्हें बंदर पसंद है ना? हाँ पसंद तो है, लेकिन मैं तुम्हारा बंदर नहीं लूंगी। क्यों? क्यों नहीं लोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहते हुए मामू ने मुझे बंदर दे दिया, पर मैंने कहा, ना बाबा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बंदर। रख लो मीनू, इसे माँ से छुपा कर रखना। मामू की यह कहते ही मैं हंस पड़ी, तो तुम मुझे चोरी करना सिखा रहे हो? मेरे इतना कहते ही मामू बोला, अच्छा आओ कोई दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? यह कहकर मैं मुस्कुरा पड़ी। होंठ चूमने का खेल। मामू बड़ी जल्दी बोल पड़ा, यह कैसा खेल होता है? तुम बड़े गंदे हो। मैंने माँ से यह सब बता दिया तो वह तुम्हारा मुंह नोच लेंगी। नहीं नहीं, अपनी माँ से कुछ मत बताना, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जा ही रहा था कि मेरी माँ अंदर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। शायद उसने सब कुछ सुन लिया था। मामू की बाह पकड़कर उसने उसके गाल पर 2-4 थप्पड़ लगा दिए। बदमाश, पूरा मर्द बन गया है और 12 साल की अबोध बच्ची के साथ खेल खेल में गंदी हरकतें करता है। बोल, तू अभी क्या कह रहा था? होठ चूमने का खेल तेरे बाप ने कभी खेला होगा? आज के बाद तू कभी यहाँ नजर आ गया तो तेरी खाल उड़ेड़ दूंगी। सारी शैतानियत तू करता रहा और मैं अपनी बेटी को डांटती फटकारती रही, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाती रही। चल भाग यहाँ से। मामू थप्पड़ खाकर ऐसे भागा कि फिर मेरी ओर पलटकर नहीं आया। मैं माँ की हिदायतों का अर्थ अब कुछ कुछ जानने लगी थी। समय यूं ही बीतता रहा। मैं 17 साल की हो गई, लेकिन मामू अब भी मुझे छुप छुप कर देख लिया करता। शायद उसकी मानसिकता ही ऐसी थी। उन्हीं दिनों हमारी कॉलोनी में एक रात तहलका सा मच गया। जब हम दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो शोर मामू के घर से आ रहा था। मैं माँ के साथ मामू के घर चली गई। मामू के घर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पूछने पर पता चला मामू ने अपने दोस्त की 8 साल की भतीजी के साथ बलात्कार किया है। वो बच्ची हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही मर गई। मामू को पुलिस पकड़ कर ले गई।
मीना आंटी का रोते रोते बुरा हाल था। उसकी नवविवाहिता बीवी गुमसुम एक ओर खड़ी थी। मामू के पिता उसकी माँ को डांट रहे थे। अब रोने धोने से क्या होगा? तुमने मामू की इन हरकतों पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब कभी भी मैंने तुमसे कहा कि मामू लड़कियों को छेड़ता है, उसे सही गलत का ज्ञान कराओ, तब तुमने मामू का ही पक्ष लिया। बेटा है, लड़कियां छेड़ दिया तो खानदान की कौन सी नाक कट गई? बेटी वाले इसकी चिंता करें तो फिर अब क्यों रो रही हो? वो एक बलात्कारी ही नहीं बल्कि एक खूनी भी है। हम लोग अपने घर आ गए। माँ की हिदायतों का मतलब अब मेरी समझ में आ गया था, क्योंकि अब मैं 12वीं कक्षा में आ गई थी। सोच रही थी, मामू जैसे विक्षिप्त लोग हर घर में हैं। उनकी पहचान उनकी गंदी हरकतों से ही की जा सकती है। ऐसे पुरुष बेवजह ही गिफ्ट पैकेट, खाने की सामग्री या फिर मुफ्त में ही सैर कराने का लालच लड़कियों के आगे फेंकते रहते हैं। बात बात पर गला काट लेना, कलाई पकड़कर चूम लेना, गोद में उठा लेना, ऐसे मर्दों की ये गंदी आदतें होती हैं। जब कोई टोकता है तो मजाक कर रहा था कहकर वहां से टरक जाते हैं और फिर अगले दिन वही हरकतें फिर से करते हैं। मुझे आज भी याद है, यदि उस दिन माँ ने कसकर थप्पड़ मामू को नहीं लगाया होता तो वह किसी न किसी दिन मेरे साथ भी बदतमीजी अवश्य ही करता। मामू एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। इस श्रेणी के अधिकांश पुरुष अर्ध पागल ही होते हैं। उन्हें इलाज और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मैं ये सोच रही थी कि मेरा 10 वर्षीय भाई दीनू घबराया हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने दीनू को गोद में उठाते हुए पूछा, दीनू क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो जो आंटी है ना, उसने मुझे हाथ के इशारे से अपने कमरे में बुलाया, फिर मुझे ढेर सारी टॉफियां दी और इसके बाद मेरा सूसू पकड़कर मुंह में डाल लिया। मैं रोने लगा तो फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। दीदी, वो ऐसा क्यों करती हैं? मैंने माँ को आवाज देकर बुलाया और कहा, माँ, वो आंटी तो बड़ी ही गंदी हैं। फिर मैंने माँ से सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर माँ बोली, बेटी, इस तरह से किसी पर मिथ्या लगाना अच्छी बात नहीं है। किसी पर इस तरह से लांछन नहीं लगाते हैं। वो महिला तो भजन कीर्तन में जाती है। उसके बारे में कुछ कहने से पहले हमारे पास पक्का सबूत होना चाहिए। शायद वो दीनू को प्यार कर रही होगी। उनकी कोई औलाद नहीं है ना। लेकिन माँ, दीनू झूठ क्यों बोलेगा? अरे बच्चों का क्या, उनके मन में जो आया कह दिया। माँ ये कहकर अपने काम में लग गई और मैं अपनी पढ़ाई करने लगी। अगले दिन उन्हीं आंटी के घर से किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कुछ देर बाद मुझे मालूम हुआ कि झगड़े का क्या कारण है। दीनू सच ही कह रहा था। छोटे छोटे बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करने की वो आदी थी। इतने में आंटी के पति कमरे से बाहर निकलकर उस महिला से बोले, आप माफ़ कर दीजिए, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। इनका इलाज चल रहा है। आप इनको रोगी समझकर तो बख्श दीजिए। वो महिला चुप होकर चली गई, जिसके बच्चे के साथ उस आंटी ने अशोभनीय हरकतें की थी। मैं घर आकर सोचने लगी, अधिकांश घरों में इन आंटी सरीखी महिलाएं हैं, जिनके शिकार मासूम और अबोध बच्चे होते रहते हैं। महिलाएं भी यौन रोगी होती हैं और वे पुरुषों की तरह ही लड़कों से अशोभनीय हरकतें करती हैं। उस रात मैं यही सब सोचते हुए सो गई। दूसरे दिन हमारे घर मेरी सहेली आ गई। वो काफ़ी बदहवास सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत छाई हुई थी। मैंने उसे बिठाते हुए कहा, तू इतनी डरी हुई क्यों है? किसी ने तेरा पीछा किया है क्या? अरे मत पूछ, अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, सहेली यह बोलते हुए हाँफने लगी। अरे क्या बात है, बता तो। मैं उसके करीब आती हुई बोली, क्या बताऊं, वो जो नुक्कड़ वाला मकान है ना, उसका बूढ़ा मालिक बहुत ही शैतान है। वो नुक्कड़ वाला बूढ़ा? लेकिन तू उसके यहाँ क्या करने गई थी? वो तो कितनी ही लड़कियों के साथ बलात्कार कर चुका है। बलात्कार की शिकार महिलाओं ने उसके ऊपर मुकदमा भी किया हुआ है, पर वो सबूत के अभाव में बाल बाल बच निकलता है। मेरे इतने कहते ही सहेली कांप सी गई। मुझे प्यास लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उस बूढ़े से पानी मांग कर पी लूं। दरवाजे पर पहुंचते ही उस बूढ़े ने कहना शुरू कर दिया कि बेटी अंदर आ जाओ, थोड़ा सुस्ता लो, फिर पानी पी लेना। मैं ज्यों ही अंदर गई, उसने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर मैंने कुंडी खोली, फिर वहां से जान बचाकर भागी हूँ। ऐसा हादसा मेरे जीवन में पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है, लेकिन हर बार मैंने अपनी हिम्मत के बल पर खुद को हादसे की शिकार नहीं होने दिया। मेरी समझ में एक बात आज तक नहीं आई कि लोग पागल कुत्तों को तो गोली मार देते हैं, पागल हाथी या जानवरों को सरकार भी गोली से उड़ा देती है।
फिर इंसान के रूप में इन पागल कुत्तों पर लोग क्यों रहम करते हैं? सहेली के चुप होते ही मैं कहने लगी, क्योंकि वे इंसान हैं। इंसान कितना ही वहशी दरिंदा क्यों ना हो, वो कहलाता इंसान ही है। ये कहते ही मेरी सहेली उठ खड़ी हुई और बोली, मैं घर जा रही हूँ। महिलाओं के लिए बड़ा ही असुरक्षित सा माहौल हो गया है। यह कहकर वो दरवाजे से बाहर हो गई। वह नुक्कड़ वाला बूढ़ा उस मकान में अकेला ही रहता था। उसकी दोनों बहुएं उसकी इन हरकतों से ही डरकर अपने अपने पति के साथ अलग रहती थीं। उसकी पत्नी भी उससे नाराज होकर मायके जा बसी थी। धन दौलत की कमी नहीं थी। बूढ़ा इस उम्र में भी गुंडागर्दी कर रहा था। प्रशासन, मोहल्ले वाले, समाज, कोई भी उससे कुछ कहने वाला नहीं था। अगर उसकी जगह कोई स्त्री होती तो शायद लोग वैश्या की उपाधि से उसे नवाजकर मोहल्ले से बाहर निकाल देते। मैं यह अब सोच ही रही थी, तभी दीनू ने मेरे आगे उस दिन का अखबार लाकर रख दिया। मैं उसे पढ़ने लगी। मुख पृष्ठ पर एक खबर सुर्खियों में थी, दुस्साहसी बालिका। आगे विस्तृत खबर कुछ इस तरह से थी। जज ने धन का लालच देने पर भी एक बलात्कारी व्यक्ति को सजा और जुर्माना सुना दिया तो बलात्कारी बौखला गया और जेल के सुरक्षा कर्मियों को ढेरों धन का लालच दिखाकर उसी रात वहां से फरार हो गया। फिर जज के घर आकर उसकी पत्नी के साथ उसके सामने ही बलात्कार किया। जज इस बलात्कार के मामले का चश्मदीद गवाह है, पर उसकी गवाही मानी नहीं गई। जज काफी शर्मिंदा है कि वह अपनी पत्नी के बलात्कारी को सबूत के अभाव में सजा दिलाने में असमर्थ है। मैंने यह खबर पढ़कर अपना माथा पीट लिया। यही है हकीकत। लोग अपराध में जन्म लेते हैं, अपराध में पलते बढ़ते हैं और अपराध में ही दिलचस्पी लेते हैं। कोई जज, कोई वकील या कोई औरत या कोई पुरुष अपराधी को सजा कैसे दे? अपराधी तो उनको ही सजा देने में सक्षम होता है। मैं बहुत देर तक यही सोचती रही, मामू को भी सजा कहाँ हुई थी। हालांकि आज मैं बाल बच्चे वाली गृहिणी हूँ, लेकिन आपराधिक व असुरक्षित माहौल को देखकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।